एनसीईआरटी ध्यान रखेंगे 6 to 12 तक के लिए। और इस बुक में 3 सब्जेक्ट दे रखा हुआ है, इतिहास है, राज्य व्यवस्था है और ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो हम लोग ये पूरा बुक को देखेंगे और ये एनसीईआरटी सार संग्रह ध्यान रखेंगे किसका, तो महेश बर्नवाल जी का, ठीक है, बर्नवाल जी का जो आईपीएस हैं, ठीक है, उनका बुक है। तो उसी बुक से लिया गया है और ये प्रश्न संग्रह, ठीक है, एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ और क्लास 6 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो आज हम लोग इतिहास में मुख्यतः आधुनिक भारत को, ठीक है, आधुनिक भारत को देखेंगे। इसमें देखिए कितने टॉपिक हैं। टॉपिक है आपका, पहला है यूरोपीय आगमन, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य पंजाब मैसूर, गवर्नर जनरल वायसराय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 का विद्रोह, आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन। मुख्यतः ध्यान रखें दोस्तों, ये मॉडर्न इंडिया, ठीक है, से पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, साथ ही साथ इसका पूरा डिस्क्राइब भी किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज देखते हैं यूरोपीय कंपनियां, जिनमें से मुख्यतः हम लोग देखेंगे कि भारत में आने वाले जितनी भी यूरोप कंपनियां थी, ठीक है, उनके बारे में। तो चलिए हम लोग चलते हैं यूरोप की कंपनियों की तरफ। इसमें से पहला क्वेश्चन देखिए दे रखा हुआ है कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बातें हैं कि वास्को डी गामा कालीकट 1498 ईस्वी में आए थे। अब बात यहाँ पर यह है कि वास्को डी गामा कहाँ के निवासी, तो पहली बात ध्यान रखेंगे पुर्तगाल के निवासी, ठीक है। कब आए थे? 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर आए थे, ठीक है। और यह एक पुर्तगाली यात्री है, ठीक है, पुर्तगाली यात्री है, इस बात का ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली यात्री है। और इसने भारत और यूरोप के बीच उत्तम मासा अंतरिप कैप ऑफ गुड होप होते हुए नए समुद्री मार्ग को खोज की। दोस्तों इस बात ध्यान रखिएगा, कैप ऑफ गुड होप जो है ये अफ्रीका में है, ठीक है, साउथ अफ्रीका के सबसे निचले पॉइंट को हम कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। कालीकट के उस समय के शासक जो जमोरिन के नाम से जाना जाता था, वास्को डी गामा का स्वागत किया था, ठीक है। तो इतना सारा प्रश्न आपको वास्को डी गामा से निकल के आया कि 17 मई 1498 को आए थे, पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पर आए थे, पुर्तगाल निवासी थे, कैप ऑफ गुड होप होते हुए नए समुद्री मार्ग की खोज की और इंडिया आए और कालीकट के उस समय का हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगर हम इस समय देखें तो और सॉरी अकबर के कार्यकाल है, ठीक है, अकबर के कार्यकाल है। तो अकबर के कार्यकाल को देखा जाए कब से कब तक, 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है। तो यहाँ पे 1600 ईस्वी में ही आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो जाता है। तो उस समय शासनकाल किसका चल रहा था? अकबर का चल रहा था, ठीक है। यानी अकबर का शासनकाल कब से कब? 1556 से 1605, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई। एक चार्टर है, एक नियम के तहत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका आरंभिक उद्देश्य भारतीय भूभाग का अधिकार करना नहीं था, बल्कि मेनली इसका व्यापार करने का उद्देश्य था
और ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय भारत का शासक मुगल बादशाह अकबर था। ठीक है, जो 1556 से 1605 तक अपने शासन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचा आपके अल्बुकर्क और अल्मीडा। सही आंसर होगा अल्बुकर्क। हाँ, ये अल्मीडा तब आंसर होता जब पुर्तगाली का पहला अगर वायसराय पूछता या गवर्नर पूछता। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये अल्बुकर्क होगा। अगर अल्मीडा की कार्यकाल को देखा जाए तो 1505 से 1509 तक और अल्बुकर्क का 1509 से 1515 तक। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीना गया था, बीजापुर के शासक से छीना था। ठीक है, तो चलिए इसी में देखते, नीचे लिखा हुआ भी होगा। ठीक है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने बीजापुर के शासक आदिल शाह सुल्तान से 1510 में गोवा को जीत लिया और इस विजय के पश्चात भारत में पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व एवं पुर्तगाल राज्य की स्थापित हुआ। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम गवर्नर थे। ये कब से कब तक, तो 1505 से 1509 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। ठीक है, तो वास्को डी गामा कहाँ से, तो पुर्तगाल से, ध्यान रखेंगे। कोलंबस कहाँ, तो ये आपको स्पेन से। इसके बाद आपके यहाँ पर जेम्स कुक है और तस्मान है। ठीक है, आप इसको मिलाइए इस तरह करके, देखिए आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक आपको ऐसे ही मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बी। ठीक है, यानी एक ऑप्शन से आपका काम चल रहा है। ठीक है, तो जेम्स कुक ब्रिटेन का और तस्मान कहाँ का, हॉलैंड का। ठीक है, तो देखिए ये आपका बी ऑप्शन सही जुड़ रहा है। देखिए आप इसका वास्को डी गामा कहाँ का, पुर्तगाल का, कोलंबस स्पेन का, कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन का और तस्मान हॉलैंड का। देखिए नीचे लिखा होगा, तो देखिए कैप्टन कुक ब्रिटेन का ने ऑस्ट्रेलिया की और तस्मान हॉलैंड का जिसने न्यूजीलैंड की खोज की। वास्को डी गामा पुर्तगाल के समुद्री यात्री, कोलंबस स्पेन के निवासी, इसने अमेरिका में स्पेनिश उपनिवेशवाद की नींव रखी। और ध्यान रखेंगे कोलंबस ने अमेरिका की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूतमंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है जॉन सुरमन, ये यहाँ पर सरमन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जॉन सरमन के नेतृत्व में 1715 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली में मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में एक दूतमंडल भेजा गया। इस दूतमंडल में कौन कौन थे, तो एडवर्ड स्टीफन्स, विलियम हैमिल्टन नामक चिकित्सक और ख्वाजा सेहूद नामक एक अर्मेनियाई द्विभाषीय शामिल थे। इसमें से सबसे बड़ी बात ध्यान रखेंगे कि चिकित्सक जो हैमिल्टन है उसने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई, जिससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में बादशाह फर्रुखसियर ने शाही फरमान जारी किया। शाही फरमान क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ। शाही फरमान ये था कि 3000 रुपया वार्षिक किराए पर, ठीक है, वार्षिक किराए पर बंगाल को दे दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और कहा कि आप 3000 रुपया वार्षिक किराया मुझे दीजिए और बंगाल में आपको जो करना है कीजिए, यानी व्यापार करना व्यापार कीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इस शाही फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इस शाही फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था, ध्यान रखेंगे,
भूभाग नहीं व्यापार। मुख्यतः ये जब ये आए थे तो इनका एकमात्र उद्देश्य था व्यापार करना, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये हमारे भूभाग को जीतना शुरू कर देता है। बात वही उसी प्रकार का है कि अगर किसी बच्चे को पिताजी कह दिया जाए कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप खुद पढ़ाइए और खुद पढ़िए, तो इस आधार पर बच्चा क्या करे। तो यहाँ पर यही वाला बात है। इस पूरी एक कहानी है, इसको मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहूँगा कि होता यूँ है कि ब्रिटेन के रानी या ब्रिटेन के राजा कह देते हैं कि आप यहाँ से सोना चांदी लेके मत जाइए, व्यापार करना है वहीं कमाइए और वहीं से व्यापार कीजिए, ठीक है। तो देखिए आगे लिखता है कि अंग्रेज ने भारत में पहला व्यापारिक कारखाना 1613 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित किया, ठीक है। और अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना पहला व्यापारिक कंपनी कारखाना 1633 में उड़ीसा के बालासोर नामक स्थान पर स्थापित किया। दक्षिण में 1611 में मछलीपट्टनम में अपना अस्थायी तौर पर स्थापित किया था कारखाना। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों ने 1608 में ही, ठीक है, 1608 में ही सूरत में कंपनी स्थापित किया था, अपने कारखाना स्थापित किया था। लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में आकर, पुर्तगालियों के विरोध में आकर जहांगीर ने उस कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया था, ठीक है। और अंत में जहांगीर के आदेश स्वरूप उस कंपनी को बंद करना पड़ा। तब अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में जाकर एक कंपनी खोला, ठीक है। उसके बाद 1612 ईस्वी में स्वाली के युद्ध में, ध्यान रखें 1612 ईस्वी में स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को बुरी तरह पटकता है, मारता है, ठीक है। तब जाकर 1613 ईस्वी में फिर से जहांगीर ने सूरत में कंपनी खोलने का आदेश देते हैं और अस्थायी तौर पर अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में जाकर कंपनी स्थापित कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे। तो 1600, ये सबसे बड़ी बात है कि ये आए कब थे। तो देखिए आए थे 1608 ईस्वी में। तो 1608 का कार्यकाल किसका है? जहांगीर का है, ठीक है। 1600, ध्यान रखें 1605 से 1627 कार्यकाल जहांगीर का है। तो उस समय 1608 में विलियम हॉकिंस किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के पत्तनों यानी पोर्ट पर, बंदरगाहों में व्यवसाय करने अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार आए थे। हॉकिंस से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे 400 का मनसब तथा जागीर प्रदान किया। ऐसा पद प्राप्त करने वाला विलियम हॉकिंस प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति थे। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान का भी उपाधि प्रदान किया था। क्या किया था? जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान का भी उपाधि प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो किसको आप मानेंगे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक? सबसे पहली बात यह है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब होती है? तो याद रखेंगे 1664 में। उस समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 14वां, ठीक है, लुई 14वां, ध्यान रखेंगे। और उसका एक मंत्री था कोलबर्ट, ठीक है। तो कोलबर्ट, ध्यान रखेंगे, कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां ने के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। यानी उस कंपनी का, ध्यान रखेंगे, ओरिजिनल नाम है देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रैंक केरो के प्रयास से सूरत में 1668 यानी 68 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ। यानी कहने का मतलब है कि फ्रांसीसियों ने 1668 में पहला कंपनी स्थापित किया सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का युद्ध, कर्नाटक की राजगद्दी का विवाद, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर का सही आंसर होगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ, इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखते प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक, 1746 से 1748 के बीच में, जिसे हम सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध होने का तत्कालीन कारण कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों का अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन बर्नेट के द्वारा अधिग्रहण कर लेना था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना अडियार नदी पर स्थित सेंट टोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यह युद्ध एक्सला सापेल की संधि के साथ समाप्त हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कारखाना का नाम है पिपली। ठीक है, एक मूवी भी आया था पिपली लाइव, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डचों ने पिपली में अपना कारखाना स्थापित किया था। सन 1627 में डचों ने बंगाल में प्रथम कंपनी पिपली में स्थापित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के से व्यापार करना था। सन 1653 में चिनसूरा यानी बंगाल में डचों द्वारा अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई, जिसके पश्चात बंगाल में डचों का व्यापार में विस्तार हुआ। यहाँ पर डचों द्वारा निर्मित दुर्ग, जिसका नाम है गुस्ताबुस फोर्ट नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी। तो कौन सी वस्तु नहीं थी जी, तो यहाँ पर देखिए जो 17वीं शताब्दी में जो अंग्रेज द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी, तो वो था आपका चाय। ठीक है, चाय नहीं थी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को चाय का निर्यात नहीं किया जाता था। मसाले, सूती वस्त्र, नील 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं। नील का खेती अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई। स्टार्टिंग कंपनी आप कर सकते हैं, प्रारंभिक व्यापारिक कार्य नील की खेती आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ। ठीक है, किस युद्ध से हुआ, तो ये आपका ध्यान रखेंगे। फ्रांसीसी चुनौती का युद्ध अभी आपको उस सवाली का युद्ध था जिसमें पुर्तगाल के बारे में आपको बताएं। फ्रांसीसी के साथ में जो जिस युद्ध से चुनौती अंत हुआ वो आपके पास है वांडीवास का युद्ध। ये कब हुआ था, 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इसमें फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयरकुट और फ्रांस सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। 17 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि के साथ ही सप्तवर्षीय युद्ध भी समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप लाली को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार भारत में तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हो गया, या इस तरह कह सकते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गई। तो ध्यान रखें दोस्तों कि सवाली के युद्ध के साथ में पुर्तगालियों को अंत किया अंग्रेजों ने। बेदरा के युद्ध के साथ में ध्यान रखेंगे डचों को समाप्त किया, और वांडीवास के युद्ध के साथ में फ्रांसीसियों को भी इंडिया से बाहर किया, और अकेला बचा सिर्फ ब्रिटिश। ठीक है, और ब्रिटिश ही आगे चलकर भारत में राज करने वाले हैं। गुलाम की जंजीर हमें गुलाम बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है, तो कौन था जी, तो आपको अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा के बारे में बताया गया था कि पहला ये है। ठीक है, वायसराय हैं, और ये कब से कब तक यहाँ पर रहे, तो 1505 से 1509 तक। ठीक है, 1509 तक, और अल्बुकर्क इसके बाद 1509 से 1515 तक। ठीक है, तो भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगाल राजा मैनुअल प्रथम ने 15 मार्च 1505 में
मेयर्स के खिलाफ युद्ध की उपलब्धि कारण इससे उसे वायसराय नियुक्त किया। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं है? तो इसमें से कुछ यात्री का नाम है बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी और नूनीज। ठीक है, इसमें से कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो पुर्तगाल के नहीं है? तो ये आपका आंसर पीटर मुंडी। ये पीटर मुंडी है कहाँ का? देखिए, इनमें से भारत आने वाला यात्री पीटर मुंडी पुर्तगाल देश का नहीं है। ये ब्रिटिश व्यापारी था जो मुगल दरबार शाहजहां के समय में भारत आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में 1630-32 में पड़ी भीषण अकाल का भी उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये उस समय 30-32 के जो कार्यकाल है वो शाहजहां के समय का है। ठीक है, तो ये पीटर मुंडी शाहजहां कार्यकाल में भारत आए थे, जो कि ब्रिटेन के यात्री। बाकी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे डोमिंगो पायस हो, नूनीज हो या बारबोसा हो, ये सब का सब आपका पुर्तगाल निवासी है और ये सब के सब विजयनगर साम्राज्य में किसी न किसी कार्यकाल में आते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ठीक है, पहला दुर्ग का स्थापना कहाँ किया था? तो कोचीन में। कब किया था? चलिए देखते नीचे। कहता है कि पूर्वी विश्व के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगाली ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपना पहले दुर्ग की स्थापना की। भारत में किसी दुर्ग का निर्माण करने वाले पुर्तगाल पहले यूरोपीय थे। इन्होंने कुन्नूर और कोचीन में एक कारखाने का भी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ठीक है, चार्ल्स आयर, जॉब चार्नोक, गैरिबाल्डी ओंगियार और विलियम नॉरिस। ठीक है, तो कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नोक। देखिए यहाँ पर नीचे, जॉब चार्नोक नामक अंग्रेज ने कलकत्ता शहर का संस्थापक माना जाता है। कलकत्ता का इतिहास काफ़ी हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि कंपनी वर्ष 1690 ईस्वी में आई और इसे अंग्रेजों ने 1772 में अपना राजधानी बना दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, 3 शहर सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकता को मिलाकर एक शहर बनाया गया जिसका नाम है कलकत्ता। ठीक है, तो ये कलकत्ता स्थापना करने का श्रेय जिसे मिलता है वो जॉब चार्नोक को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? प्रथम नगर निगम। ठीक है, तो कहाँ? मद्रास में। ठीक है, पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये आपका लिवेंट कंपनी है, ध्यान रखेंगे, लिवेंट कंपनी को मिला था। एक कंपनी देखिए लिवेंट को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। स्थल मार्ग का मतलब हुए ये अरब कंट्री होकर हमारे देश तक पहुँचते। ठीक है, और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज को, जिसे सिंपल तरीके से हम इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था 15 वर्षों के लिए। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो संयुक्त पूंजी, ध्यान रखें, सबसे पहले डचों ने आरंभ किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। बाद में 1600 में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से संयुक्त डच कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो ध्यान रखेंगे वो किसने बनाया था, पुर्तगालियों ने बनाया था। पुर्तगाल द्वारा बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए हुगली को अड्डे के रूप में स्थापित किया गया था। पुर्तगालियों का एकमात्र कहना था अर्मीडा काफिला व्यवस्था के तहत में कि अगर आपको हिंद महासागर से व्यापार करना है तो मुझे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं देते हैं तो आपके जहाज़ों को लूट लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक मैप दे रखा हुआ है, आप मैप को देखिए और मैप में ये देख रखा हुआ है कि देखिए स्टार मार्क जहाँ पर है वो अंग्रेजी कंपनी है, इसके बाद चौखुट जो वर्गाकार है वो फ्रांसीसी कंपनी है, वृत्ताकार गोला पुर्तगाली कंपनी है, त्रिकोणोमेट्री त्रिकोण ऐसे त्रिभुज टाइप का है डच कंपनी है, और ये गोल करके स्टार किया हुआ है ये आपको डेनमार्क कंपनी। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ की स्थापना होगी, आप इसको सही से देखिए कौन कौन कंपनी कहाँ पर स्थापना हुआ था, ठीक है। एक बात आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि मसूलीपट्टनम 1611 में, ठीक है, जो कि आपको पता है पहली कंपनी, इससे पहले 1608 में सूरत में स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लेकिन बाद में इसको बंद करना पड़ा था, ठीक है। इसके बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज लिखा हुआ ईसाई संत के नाम से नामांकन किया गया, चेन्नई के पास है, ठीक है। और चलिए इसी में देखिए कुछ कंपनी यहाँ पर दिया हुआ है जो कि उस समय आए थे हमारे यहाँ पर। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी है एस्टाडा इंडिया, पुर्तगाल का 1498 ईस्वी में आए थे, कालीकट आए थे, और इसके बाद यहाँ पर अल्मीरा नाम का गवर्नर आए थे। अंग्रेजी कंपनी है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ये कंपनी ब्रिटेन का है, 1600 ईस्वी में सूरत में आई थी और सर टॉमस रो पहले गवर्नर बन के आए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड का 1602 में मछलीपट्टनम वर्निच ओ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क 1616 में सोतानाथी, ठीक है, डी हस्तमान। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस फ्रांस का 1664 में कोलबर्ट मार्टिन। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीडन 1731 में गोहनबर्ग विलियम यूसेलिक्स, ठीक है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर कि यूरोपीय कंपनी भारत में आगमन की बात किया जाए तो पहले पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब, ठीक है। अगला टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब, ठीक है दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वो थे मुर्शिद कुली खान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आगे इसको देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खान था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरण कर दिया। मुर्शिद कुली खान ने 1717 ईस्वी में फर्रुखियर द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि मुर्शिद कुली खान को 1717 ईस्वी में फर्रुखियर द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर बक्सर का युद्ध या प्लासी का युद्ध है, मैसूर का तृतीय युद्ध और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है शुरुआती दौर में, ठीक है। निम्नलिखित क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई। शुरुआत की बात किया जाए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, देखिए यहाँ पर साफ साफ है 23 जून 1757 को। मानते हैं प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र था, ठीक है। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का स्थापना का प्रारंभ माना जाता है। यह युद्ध बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों का विजय हुई और उनका बंगाल पर अधिकार हो गया। इस विजय से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापक वाणिज्य अधिकार प्राप्त हुए, जिनसे अर्जित किए गए लाभों से उसकी सैन्य और राजनीतिक शक्ति में निरंतर वृद्धि हुई और भविष्य में बंगाल से बाहर राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की पृष्ठभूमि तैयार हुई, ठीक है। तो आप मान सकते शुरुआती दौर में प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था,
भले ये कह सकते हैं आप कि यह युद्ध एक षड्यंत्र था। ठीक है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? ठीक है, स्वर्ग से उत्पन्न, तो जिससे कहा गया उनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। बंगाल के 2 बार गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव रहे। कब से कब तक? 1757 से 1760 के बीच और 1765 से 1767 के बीच बंगाल के 2 बार गवर्नर रहे। ठीक है। को प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर बनाया गया। इसने बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक लागू किया गया, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त कर दिया। क्या समाप्त किया? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था, हेवन बॉर्न जनरल। ठीक है, कहा था। तो खैर कोई बात नहीं, कहने का मतलब ये है कि इसने खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कह सकते हैं परचम तक ले जाने में बहुत बड़ा अहम रोल अदा किए। ठीक है, कहना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर का युद्ध जब हो रहा था उसमें बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। कभी भी मत मारे मीर कासिम, क्योंकि इसे हटना पड़ा था, अपदस्थ नवाब है। ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए, मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के मध्य लड़ा गया। बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, यानी एक तरफ 3 सेना है, मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला का सेना और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना। ठीक है, ये कंपनी के विरुद्ध लड़ रहा है, जिसमें से कंपनी अंग्रेजों का विजय हुई। और इस विजय में, ठीक है, इस विजय में ध्यान रखेंगे अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। ठीक है, अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है। और आप कह सकते हैं बक्सर के युद्ध के पश्चात भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई। माना जाता है कि प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र था, लेकिन बक्सर का युद्ध एक वास्तविक लड़ा गया युद्ध था, जिसमें से 3 सेनाओं को अंग्रेजों ने हराया था। 3 सेना एक तरफ है, मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला का सेना और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना। ठीक है। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठा। ठीक है। खुर्जा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। और बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव। ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कौन सुमेलित है? ठीक है, कौन सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सही सुमेलित है? तो जो सुमेलित है वो वांडीवास का युद्ध सुमेलित है। कब हुई थी? 1760 में हुई थी। ठीक है, बाकी कोई भी सुमेलित नहीं है। देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ था। ठीक है। खुर्जा का युद्ध 1765 में निजाम और मराठों के मध्य हुआ। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज और फ्रांसीसियों के सेना के मध्य हुआ। और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब और मीर कासिम और अंग्रेजी सेना नायक कैप्टन हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। ठीक है, इस प्रकार करके एकमात्र वांडीवास का युद्ध ही सही था। ठीक है। सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? ठीक है। तो सिराजुद्दौला, ध्यान रखेंगे, उस समय जब सिराजुद्दौला नवाब थे, इनके नाना जी के बाद सिराजुद्दौला जो नवाब बने खासकर बंगाल का, तो इसमें होता यूँ है कि कलकत्ता में अंग्रेजी सत्ता जो थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना घेराबंदी कर रहा था, फ्रांसीसी कंपनी अपना घेराबंदी कर रहा था। जब फटकार लगाए फ्रांसीसी कंपनी ने मान गए, लेकिन अंग्रेजी कंपनियां नहीं मानी इस बात को ले घेराबंदी करने के लिए। तब सिराजुद्दौला खुद जाते हैं कलकत्ता में और जितने भी खासकर अंग्रेज मिलता है, बच्चा बूढ़ा जितना भी हो, सबको बंधक बनाता है। और ध्यान रखेंगे 20 जून 1756 को एक कोठरी में बंद कर किया जाता है, जिसे काल कोठरी कहा जाता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं उसे। और
इसी को लेकर यहाँ पे है क्वेश्चन कि किस शहर को जीता, तो कलकत्ता को जीता। कब की बात है, 1756 की बात है। अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, तो कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के प्रबंधन का जिम्मेदारी कार्य किसको दिया, अपने अधिकारी मानिक चंद को सौंप दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल के बारे में जो बता रहा था। ठीक है, ब्लैक होल घटना के विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होती, वो कौन था, तो ध्यान रखेंगे वो है हॉलवेल। ठीक है, ये भी खुद फंसे हुए थे उसमें, और ये बाहर निकल कर अपनी किताब में लिखते हैं हॉलवेल ब्लैक होल के बारे में। इसके अलावा कोई नहीं लिखा, इसीलिए ये घटना संदिग्ध है। ठीक है, इसकी ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो ब्लैक होल के बारे में देखिए क्या घटना है। घटना का विवरण ब्लैक होल नामक एक अंग्रेजी सैन्य अधिकारी से प्राप्त होता है। यह घटना 20 जून 1756 को कलकत्ता में हुई थी। ध्यान रखेंगे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबा, 14 फीट और 10 इंच चौड़ा कमरे में 146 अंग्रेजी कैदियों को बंद कर दिया, जिसमें से अगले सुबह मात्र 23 गो लोग ही जीवित बचे। इसे काल कोठरी ब्लैक हॉल ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय आप जानते हैं 20 जून के समय में कितना गर्मी होता है, और सबको इतने छोटे से कमरे में बंद ठूंस दिया गया, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो, सबको ठूंस दिया गया। और जब सुबह खुलता है तो उसमें दम घुटने से लगभग डेथ कर जाते हैं। जो बचते हैं, बचने वालों की संख्या 23 बचते हैं। इसका मतलब है कितना लोग डेथ कर गए, 123 व्यक्ति डेथ कर गए। ठीक है, और 23 व्यक्ति मात्र बचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था, तो वो मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद मकसूदाबाद स्थानांतरित किया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उसे नासिर जंग की उपाधि से विभूषित किया। मुर्शिद कुली खान को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया, तो मुंगेर किया। ठीक है, मुंगेर किया। यानी इस प्रकार बंगाल का पहला राजधानी ढाका, ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो आगे देखें, कहते हैं अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। उसने वहां पर गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया था। अब अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया। 1760 से 1763 तक मीर कासिम बंगाल का नवाब बना रहा। 1763 में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इसके पश्चात बक्सर का युद्ध होता है। कब होता है, अभी मैंने आपको बताया। वांडीवास का युद्ध, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश ने डच को हराया, ये भी गलत है, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पर होगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ठीक है, तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वांडीवास का युद्ध, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें से मान के चलिए कि भारत से फ्रांसीसियों का पत्ता पूरी तरह से साफ हो गया। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुए युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, काउंट डी लाली ने किया था। 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या द्वैत शासन के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 3, 4 का कथन दे रखा हुआ है। बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। ठीक है, पुलिस और न्यायिक शक्ति पर नवाब का नियंत्रण था। प्रशासन का दायित्व कंपनी और उनके अधिकारी पर था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो आंसर होगा कौन सबसे उपयुक्त सही है, तो एक ध्यान रखेंगे पुलिस और न्यायिक शक्ति नवाब के नियंत्रण में था, ये भी गलत है। प्रशासन का दायित्व कंपनी और उनके अधिकारियों पर था, ये भी गलत है। तो सबसे बड़ी जो बातें हैं उसमें द्वैत शासन के अंतर्गत निजामत, सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस प्रशासन, आंतरिक प्रशासन, फौजदारी, न्याय और अन्य समस्त प्रशासन का अधिकार नवाब को दिया गया था। ठीक है, जबकि दीवानी राजस्व वसूली, दीवानी न्याय के अधिकार कंपनी के पास था। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में सीताब राय को नियुक्त किया था। उड़ीसा पूछे, ध्यान रखेंगे दुर्लभ राय। ठीक है, राय दुर्लभ को। ठीक है, उड़ीसा पूछे तो राय दुर्लभ। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी
प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ये देखिए, सबसे पहले खासी जनजाति के लोगों के संपर्क में आए थे। ठीक है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने पश्चात अंग्रेजों ने सिलहट यानी बंगाल में जंतिया तथा गारो पहाड़ी के क्षेत्रों को जोड़ने के उद्देश्य से सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया, परंतु इस क्षेत्र में निवास करने वाले खासी जनजातियों के द्वारा तीरथ सिंह के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। इस प्रकार अंग्रेज सर्वप्रथम खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को मिलाना है। ठीक है। कौन कौन, देखिए यहाँ पर सूची दे रखा हुआ है और इसको मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसको मिला दीजिए एक्स्ला-शापिल के युद्ध से। ठीक है। इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसको मिला दीजिए आप पेरिस की संधि से। ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसको मिला दीजिए आप और निर्णायक रही, कोई मतलब निर्णय नहीं हुआ। और प्रथम मैसूर युद्ध, इसको मिला दीजिए आप ब्रिटिश की हार हुई। ठीक है। इस प्रकार करके जो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, ऑप्शन हम लोग देखते हैं, यानी 1 का 4, 1 का 4 जहाँ पर हो, हाँ एक ही तो मिल रहा है आपको, सी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका सही होगा, 1 4 3 2। ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स्ला-शापिल की संधि से अंत, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक युद्ध रहा, और प्रथम मैसूर युद्ध जो है वो ब्रिटिश सेना की हार हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ठीक है, किसने दीवानी प्रदान किया था? तो वो है आपका शाह आलम द्वितीय। होता यूँ है कि बक्सर के युद्ध के बाद जो पहला इलाहाबाद की संधि होती है वो है 12 अगस्त 1765 को ने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया। उस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल गवर्नर थे। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और इस जो दीवानी प्राप्त हुई इससे शाह आलम द्वितीय को कितना मिला था? 26 लाख रुपया दिया गया था वार्षिक पेंशन के तौर पर। ठीक है। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? किसने सर्वाधिक विरोध किया था? ठीक है, मराठा, मुगल, राजपूत या सिख? ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक विरोध मराठों ने ही किया था। ठीक है। कहता है कि भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद मराठा शक्ति को दबाया जा सका। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुई। वेलेस्ली ने 1802 ईस्वी में अपनी सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों को रही सही शक्ति समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये कथन पूछा कौन सा सही है। कहता है कि राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, यानी वित्त मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये दोनों का दोनों बातें आपका सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के दीवान थे, वित्त मंत्री, अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाब के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त की गई। उदाहरणतः असफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय, राजा झाउला एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री सेनानायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है?
तो सबसे पहले कौन और बाद में कौन, ठीक है। देखिए यहाँ पर है आपका बी ऑप्शन, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बॉन्डिवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अब यहाँ पर देखिए अंबर का युद्ध कब हुआ था, तो अंबर का युद्ध हुआ अगस्त 1749 में, ठीक है। आपको पता है प्लासी का युद्ध 1757 में, बॉन्डिवास का 1760 में और बक्सर का 1764 में, ठीक है। तो आप सिर्फ अगर ईस्वी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 23 जून को है, ठीक है, 23 जून को 57 को बंगाल के नवाब और ब्रिटिश सेना के बीच में हुआ। ये 22 सॉरी हाँ ये 22 जनवरी ही शायद, ठीक है। देख लीजिए 22 जनवरी 1760 को फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेना के बीच में हुआ था। और ये 22 अक्टूबर को है 1764 को मीर कासिम बंगाल के नवाब, शुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह संयुक्त सेना ब्रिटिश सेना के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्षेत्रीय राज्य, इसमें से पंजाब और मैसूर के